गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है क्या होता है, चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने लास्ट क्लास के अंदर, क्वेश्चन नहीं किए थे, यहाँ तक कूलम्ब्स लॉ को आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ। सो व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ सबसे पहले क्या बताता है? इट टेल्स द इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में ये इंटरेक्शन बताता है। इट गिव्स द इंटरेक्शन और इट टेल्स द इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। कैसे समझेंगे? आपके पास सपोज टू चार्ज है, एक Q1 चार्ज है यहाँ और एक चार्ज है Q2, वो इस जगह है। दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, ठीक है। सो Q1 लेट सपोज बोथ आर पॉजिटिव। मैंने कहा था सेम नेचर के चार्ज होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा और अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। सो Q1 चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स किसने लगाया? इसने लगाया रिपल्सन फोर्स। सो F12 इट इज कॉल्ड F12 एंड इट इज कॉल्ड F21। So F12 and F21 these are equal and opposite force। कैसे फोर्स हैं? Equal and opposite force। So F12 vector magnitude is equal to F21 vector magnitude is equal, ठीक है। So F12 को क्या बोलेंगे? F12 फोर्स है वो होगा क्या? So F12 vector is equal to force on 1 due to 2। 1 के ऊपर फोर्स लगा 2 के कारण। सिमिलरली F21 वेक्टर को हम बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। 2 के ऊपर चार्ज Q2 पर 1 के कारण जो फोर्स लगा वो F21 है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन दोनों एक ही लाइन पे हैं। जब फोर्स एक ही लाइन पे होते हैं और अपोजिट होते हैं तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। कैसे होते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। सो दीज फोर्सेज आर एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। अब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगा रहा है, तो क्यों लगा रहा है? इसका मतलब यहां इसने कोई फील्ड क्रिएट की होगी। Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है, इसको टच तो नहीं कर रहा। जैसे सपोज मेरे पास ये एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो ये मार्कर नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ कोई ना कोई फील्ड है। क्या है? फील्ड है। उस फील्ड को हम कह रहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड। सो यहाँ जो Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगा रहा है और Q2 चार्ज Q1 पर फोर्स लगा रहा है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम कह सकते हैं Q1 चार्ज जनरेट्स, हम कह सकते हैं Q1 चार्ज जनरेट्स Q1 चार्ज जनरेट्स a thing which is not visible, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, which is not visible, that is इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, that is इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी तक हमने कूलम्ब्स लॉ नहीं लिखाया है, ठीक है। अभी हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में ये पढ़ रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, क्या होता है, वो अभी तक हमने नहीं देखा। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ हमने नहीं देखा है, क्या बताता है कूलम्ब्स लॉ वो हमने देखा है, ठीक है। सेकंड थिंग, Q1 चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर हम ध्यान से देखें तो ये F12 और F21, क्या F12 और F21 के मैग्नीट्यूड इक्वल है? F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर आर इक्वल,
आर इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल है और क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बना रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो F12 वेक्टर F21 वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब यहां हम ध्यान से देखेंगे तो अगर ये चार्ज है इतना बड़ा और ये चार्ज है इतना बड़ा, तो ये इसके सेंटर से पास करेगा फोर्स, ये भी इसके सेंटर से पास करेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्स। कैसे फोर्स है ये, सेंट्रल फोर्स है। कैसे हैं स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों, सेंट्रल फोर्स है। ये कैसे फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, ये कैसे फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग। दोनों चार्ज की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अप्लाई होंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अब आते हैं कूलम्ब्स लॉ। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, ये तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है वो हमने देखा। कूलम्ब्स लॉ किसके बारे में बताता है, नेक्स्ट रिपीट करता हूं मैं, ये आपको दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में बताता है। किस टर्म्स में, फोर्स के टर्म में। सो इट टेल्स अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। सेकंड थिंग, ये फोर्सेस जो है आपके क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं। फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है और एक ही लाइन पे है, इसका मतलब कि एक्शन रिएक्शन पेयर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है, ये सेंटर से जा रहे हैं, इसका मतलब सेंट्रल फोर्स है और एक लाइन के अलोंग ये लगते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग। ये पॉइंट याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। नेक्स्ट लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ। ये लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ इन वैक्यूम और एयर। वैक्यूम या एयर के अंदर कूलम्ब्स लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे, लेट्स सी। वैक्यूम और एयर में कैसे कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करेंगे। सपोज 2 चार्जेस है, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। दोनों चार्ज इस तरीके से रखे हुए हैं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज मान लेते हैं R है और मीडियम कैसा है, वैक्यूम है या फिर एयर है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F/1 ड्यू टू 2 और इसको भी हम मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव नेचर का है, जब नहीं दिया है तो पॉजिटिव नेचर मान सकते हैं। और ये आपका F21 F12 वेक्टर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट F12 वेक्टर मोड इज इक्वल टू F21 वेक्टर मोड। ये तो हमें पहले ही पता चल गया, कूलम्ब्स ने क्या बताया, ये तो हमें पहले ही पता चल गया इससे। ठीक है, सो कूलम्ब्स ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 मानूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूं। सो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट F12 वेक्टर मोड इज इक्वल टू F21 वेक्टर मोड इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा F12 वेक्टर मोड, कोई एक लिख दो, मैं इसको F लिख देता हूँ। सो F प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो आपके पास आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, याद करो 11th क्लास के अंदर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। सो हमने यहाँ किया क्या है, M को Q से रिप्लेस किया है, R की जगह है, G को K से रिप्लेस किया है। G क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M1 एंड M2 आर मास एंड विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। M1 M2 मास जो है वो कितने डिस्टेंस पे से सेपरेट थे, आपकी R डिस्टेंस से सेपरेट थे। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों चैप्टर एक दूसरे के सेम है, बस थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करना होता है। चार्ज को आप मास से रिप्लेस कर देते हैं और K को G से रिप्लेस कर देते हैं। सो आपके पास यह है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ K की लिखेंगे K, स्मॉल k लिखा है, K आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं हम, स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, लिखता हूं मैं स्टेटमेंट यहां। लेट्स सी, इट स्टेट्स दैट इफ two charges are placed at a distance r, then they experience electrostatic force इसको रेज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। they experience electrostatic force which is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of between them, square of distance between them. This is the statement of Coulomb's law. It states that if two charges are placed at a distance r, then they experience electrostatic force which is directly proportional to the product of charges, which is directly proportional to product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. So F is equal to आपके पास आया K Q1 Q2 upon R square. This is the statement of Coulomb's law. Note down statement of Coulomb's law. ठीक है, यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब हम ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले पे हम डिस्कशन करते हैं। इस फॉर्मूले में K क्या है, K कहाँ से आया, K क्या चीज है, ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। यहां तक नोट हो गया, लेट्स गो अहेड। सो आपके पास F इज इक्वल टू क्या आया है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां K क्या है, K को हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, K की वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन, इसे क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन। ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू होगी आपके पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 यूनिट होगी इसकी। K की यूनिट कैसे
निकाल सकते हैं। अगर के की यूनिट की बात करूं मैं तो इधर क्या है न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, फोर्स की यूनिट क्या होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फोर्स की यूनिट न्यूटन। के की यूनिट आपको फाइंड करनी है, क्या चार्ज की यूनिट हमने पढ़ी थी, ये हो गया कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। यहां से के की यूनिट क्या निकलेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। सो एप्सिलॉन नॉट, नेक्स्ट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और हम कह सकते हैं वैक्यूम, क्या कह सकते हैं, और एयर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 8.854 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -12। यूनिट क्या हो जाएगी, के की जस्ट अपोजिट, यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास आई 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और के की वैल्यू आपके पास आई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, सो यहां से अगर मैं एफ को दोबारा लिखना चाहूं तो एफ क्या हो जाएगा आपके पास, एफ आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये लिख लेंगे एफ। ये कहाँ है एफ, वैक्यूम में या एयर में, ठीक है। अब लिखेंगे कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। किसी मीडियम में कूलम्स लॉ कितना है, लेट एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चार्ज है, Q1 चार्ज यहाँ, Q2 चार्ज यहाँ, दोनों के बीच की डिस्टेंस R, दोनों के बीच की डिस्टेंस R, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स आपके पास आएगा, लेकिन फोर्स कहाँ, मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बाकी सारी कंडीशंस सेम है, बाकी सारी कंडीशंस सेम है। सो F आपके पास कितना आया था, F आया था आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कहाँ आया था, वैक्यूम या एयर में। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो FM अपॉन F, FM अपॉन F, अगर FM अपॉन F की अगर हम बात करें तो ऊपर आएगा 1/एप्सिलॉन, नीचे आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा F अपॉन FM, F अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, F अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक रेशियो है। क्या है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक रेशियो है। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक क्या है, रेशियो है। यानी आपके पास आया F अपॉन FM, F अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैं बोल देता हूँ एप्सिलॉन R। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलेंगे इसके, रिलेटिव परमिटिविटी। इसे हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव क्यों कहा, क्योंकि हमने परमिटिविटी को रिलेट किया है। ये आपकी एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी है और ये आपकी किसी मीडियम की परमिटिविटी है। सो द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ free space or air is called relative permittivity, or we can define also the force between two charges when it is charges are placed in air or vacuum to the force when charges are placed in medium. So F upon FM is also relative permittivity. कोई दिक्कत। अब यहाँ थोड़ा सा आपको याद रखना है, एप्सिलॉन जो होता है वो ग्रेटर देन होता है एप्सिलॉन नॉट। क्यों होता है,
क्योंकि एप्सिलॉन नोड है रेफरेंस। एप्सिलॉन नोड क्या है? रेफरेंस, ठीक है। यानी कि हम जैसे कि हम अपनी हाइट मेजर कर रहे हैं तो जहां खड़े होते हैं वहां से रेफरेंस मेजर कर रहे हैं। सो एप्सिलॉन नोड जो है एयर और वैक्यूम, इससे पतला मीडियम कोई नहीं होता है। सो इस मीडियम को हमने माना रेफरेंस, और इसके ऊपर चलेंगे जितने मीडियम आते हैं सब मीडियम डेंसर होते जाएंगे। सो एप्सिलॉन नोड ग्रेटर देन एप्सिलॉन नोड इंप्लाइज दैट एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1। एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन, इसके क्या रिजल्ट निकला? एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1। अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, इफ एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, देन वी कैन से दैट एफ इज ग्रेटर देन एफ एम। इसका मतलब क्या है? इन एनी मीडियम फोर्स डिक्रीजेस। कोई मीडियम है तो उस मीडियम के अंदर फोर्स क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है एज कंपेयर टू, यहां से हमें पता चला एयर और वैक्यूम में जो फोर्स है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसी मीडियम में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नोट करेंगे यहां तक। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम पहले, उसके बाद में हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये नोट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और वो क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस मैकेनिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। किस पे बेस्ड है? मैकेनिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द नेट फोर्स on any one of charges as shown in figure। आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके हर कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ Q, इसकी साइड A है। यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ चार्ज। किसी एक चार्ज पे आपको नेट फोर्स फाइंड करना है। जैसे सपोज सॉल्यूशन में बताता हूं, सपोज मैं कोई एक चार्ज ले लेता हूं, सॉल्यूशन, ये आपका डायग्राम, ठीक है। Q चार्ज यहां है, Q चार्ज यहां है, Q चार्ज यहां है। ये Q चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन, F इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F, और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F। अगर मैं F की बात करूं तो F होगा कितना? क्वेश्चन नोट करेंगे, यही समझा देता हूं मैं। F, अगर मुझे F की वैल्यू फाइंड करनी है तो F क्या होता है?